प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हम सब इंडियंस से 7 रिक्वेस्ट करी। पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे। और ये 7 रिक्वेस्ट सुनने के बाद मार्केट में एक तरीके का भूचाल आ गया। आप देख सकते हैं निफ्टी जो है आज 360 पॉइंट्स यानी कि 1.5% गिरा है। तो मार्केट ने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया है। बहुत अलग अलग तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला रिएक्शन तो ऑब्वियसली किसका आना था? लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि ये प्रूफ ऑफ फेलियर है, यानी कि ये जो हुआ है, जो सरकार ने हमसे 7 रिक्वेस्ट करी है, वो क्या है मैं उस पर आ गया हूं, वो प्रूफ ऑफ फेलियर है कि सरकार अब फेल हो चुकी है। पर आज की वीडियो में मैं इस पूरे 7 मैसेजेस को डिटेल में डिकोड करने वाला हूं। मैं पहले आपको यह बताने वाला हूं कि क्या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने आके भारतवासियों से अरदास की हो, रिक्वेस्ट की हो, जिसे हम इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म कहते हैं। यानी कि हमें पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए सिर्फ जाके सरहद पे लड़ने की जरूरत नहीं है। हम कुछ चीजें ऐसी भी कर सकते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में जिससे हम इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म दिखा सके, और ये पहली बार नहीं है, पास्ट में भी हो चुका है। आप काफी लोग जेनजी होंगे तो आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपको वापस लेके चलूंगा उन सारी बातों पे जो पास्ट में हुई हैं। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 7 रिक्वेस्ट है वो है क्या। तीसरा, मैं ये बताऊंगा कि आज के दिन हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इक्वेशन है और जो ये 7 चीजें करने के लिए बोली गई हैं उसका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल इंपैक्ट क्या है वो बताऊंगा, और उसको हम डिटेल में डीप डाइव करेंगे। और उसके बाद एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में सजेशंस दूंगा। तो आज की वीडियो ना इकोनॉमिक्स प्लस इन्वेस्टमेंट की मास्टर क्लास है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जो शायद आपको जीवन में पता ही नहीं थी कि हमारे साथ पास्ट में हो चुकी है। देखिए, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट हिस्ट्री ऑलवेज राइम्स, और आज हिस्ट्री फिर से राइम कर चुकी है और हमें इससे सीखना है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेटर कैसे कर सकते हैं। पर हाँ, अभी भी आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं टर्म इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 1965, 1968, 1991, 2012 और अब 2026 में। यानी कि ये वो टाइम्स हैं जब हमारे प्रधानमंत्रियों ने, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स ने आके भारत देश के लोगों से रिक्वेस्ट की है कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्शन या इनएक्शन लेने की। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हुआ था 1965 में द शास्त्री व्रत। तब के प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हमारे यहां अनाज की कमी हो गई, तो आप लोग 1 मील गिव अप कर दीजिए, गिव अप ऑन 1 मील अ वीक। सिर्फ उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि 1 मील कम कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे ना भारत में फूड सिक्योरिटी नामक कोई चीज ही नहीं थी और हम अमेरिका से अपना अनाज मंगवाते थे, और हालत यह थी कि हमें अमेरिका अपना रिजेक्टेड माल भेजता था जिसका नाम था PL480। आप जाके रिसर्च कर सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या मिला PL480 पे। PL480 वो ग्रेन होता था, वो अनाज होता था जो वहां पे या तो रिजेक्टेड होता था या जानवरों को खिलाया जाता था, वो अनाज हमें भेजा जाता था। इतना बुरा हाल था इंडिया की फूड सिक्योरिटी का। और तब जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि स्किप अ मील। ये कब की बात है? 11 अक्टूबर 1965। ये तब का आर्टिकल है जो इंडियन पेट्रियट में छपा था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे इंडो पाक की वॉर हुई थी और अचानक से सूखा पड़ गया था। ये PL480 जो मैंने आपको बताया, तो PL480 अनाज हम इंपोर्ट करते थे, बताया ना, बहुत ही बेकार अनाज था। अब आगे चलते हैं। 1968 में द गोल्ड कंट्रोल एक्ट आया, और लेके कौन आया? उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। तो अभी जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई ये सिस्टमैटिक फेलियर हो गया है, कंप्लीट फेलियर हो गया, भाई थोड़ा याद करो, पास्ट हिस्ट्री में जाके भी देखना चाहिए ना। तो अब जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर हो गया, ये ऐसा नहीं होता है। ये पास्ट में बहुत बार हो चुका है जब प्राइम मिनिस्टर्स ने आके बोला, और इट शुड नॉट बी टेकन इन नेगेटिव लाइट।
कि भाई जब आपदा आएगी, संकट आएगा तो देश के लोगों से तो रिक्वेस्ट की जाएगी, बगल वालों से थोड़ी रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो तो मजे ले रहे होंगे हमारे। तो इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी 1966 से 77, तो उन्होंने गोल्ड कंट्रोल एक्ट लाए थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी सिटीजन जो है वो गोल्ड बार्स और कॉइन्स ओन नहीं कर सकता। अभी तो पहली बार ये रिक्वेस्ट हुई है कि आप कम गोल्ड खरीदो या अगले साल मत गोल्ड खरीदो। ये एक वन ऑफ द रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि मैं उन पे सब पे आने वाला हूं कि क्या क्या रिक्वेस्ट है और उसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या है। और उनको कहा था कि एग्जिस्टिंग बार जो है या गोल्ड कॉइन जो है उसको आप ज्वेलरी में फटाफट कन्वर्ट कर लीजिए। और गोल्ड स्मिथ को लाइसेंस कर दिया था, ट्रांजैक्शन लॉक कर दिए थे, और ये उस टाइम पे किया गया था। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो आज का भी रीजन है वही रीजन था कि भाई आप जब गोल्ड खरीदते हो तो उस टाइम पे रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और डॉलर जो है अप्रिशिएट करता है, रुपी डिप्रिशिएट करता है। तो ये एक रीजन था, क्योंकि उस टाइम भी इकोनॉमिक हालत हमारी काफी खराब थी। अब आगे चलते हैं भाई। 1991 आ गया था। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। भारत ने 47 टन जो है वो लंदन में गिरवी कर दिया था। अभी रिसेंटली हम उसको वापस भी लेके आए थे। और जो है सब्सिडीज कट कर दी गई थी, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया था। लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी आके कि भाई अब हम मार्केट को ओपन करने वाले हैं, फॉरेन कंपटीशन आने वाला है, विदेश से लोग आएंगे और निवेश करेंगे। तो ये भी 1991 में एक्शन लिया गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी हमारे रिजर्व्स कमजोर हो रहे थे, और डॉलर जो था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है सिर्फ 2 हफ्ते का रह गया था, यानी 2 हफ्ते बाद हमारे पैसे खत्म हो जाते। तो जिस वजह से हमें ये एक्शन लेना पड़ा। तो ये 1991 की बात है। अब ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2012 की बात है। 2012 में मनमोहन सिंह जी ने आके सबको कहा था कि भाई अब आपको सब्सिडीज नहीं मिलेंगी, सब्सिडीज काटनी पड़ जाएंगी। मैं पेट्रोल पे, डीजल पे और गैस पे सब्सिडी नहीं दे सकता। उनका एक बड़ा फेमस कोट भी था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, इसीलिए मुझे जो है ये एक्शन लेना पड़ रहा है, और अब आप सबकी जेब पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि पहले जो सब्सिडी बिल करीबन 1,40,000 करोड़ का था वो बढ़ के 2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जिस वजह से उनको ये एक्शन लेना पड़ रहा है। तो गाइस, फिर से आता हूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। प्लीज किसी भी प्रोपेगेंडा के शिकार मत हो जाना कि पहली बार प्रधानमंत्री ने आके हमसे रिक्वेस्ट करी है कि भाई ऐसा मत करिए। पास्ट में ये हो चुका है, और इसे इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म कहा जाता है, और एज अ नेशनल ऑफ दिस कंट्री हमें ये फॉलो करना चाहिए। अब आके फाइनली मोदी जी ने कल अनाउंस किया 10 मई को कि भाई हमारे को 7 चीजों को रिफ्रेन करना है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भाई किसी भी तरीके से आप जो है गोल्ड मत खरीदिए अगले 1 साल के लिए, ठीक है? और ये सारी चीजों को मैं डिकोड करने वाला हूं इकोनॉमिकली। आराम से बैठना है सेशन में, हड़बड़ाहट मत करना। बहुत पावरफुल सेशन है ये, ठीक है? बहुत रिसर्च करके प्रेजेंटेशन बना के लाया भाई। एआई से बनाई है, पर मेहनत खुद की लगती है, दिमाग देना पड़ता है। एआई अपने आप काम नहीं करता, ठीक है? तो पहली चीज है आउट ऑफ द 7 की गोल्ड मत खरीदिए। और क्यों नहीं खरीदिए उसके मैं एग्जैक्ट रीजंस आपको बताऊंगा। ट्रैवल अवॉइड करिए, फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करिए। आपको मजेदार बात बताता हूं कि इंडियंस जो हैं फॉरेन ट्रैवल पे साल का बहुत बड़ा नंबर खर्च करते हैं। मैं एक एक नंबर अब आपको डिकोड करके बताने वाला हूं। तीसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम से कम यूज करिए, कारपूल करिए। जहां जहां पॉसिबल है, जहां पे पैदल जा सकते हैं पैदल जाइए, साइकिल पे जा सकते हैं साइकिल जाइए, क्योंकि फ्यूल बचाना है। और क्यों बचाना है ये तो कोई बात छुपी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। क्रूड ऑयल का प्राइस जो $65 के आसपास था वो $113 हो चुका है। अब उसका इंपैक्ट क्या आता है हमारे पे वो मैं नंबर में समझाने वाला हूं, बट ये एक रीजन है। चौथा है वर्क फ्रॉम होम करिए। ये भी वही रीजन है कि भाई एनर्जी का कंजम्पशन कम हो, हमारा फ्यूल का कंजम्पशन कम हो, इसलिए वर्क फ्रॉम होम करिए। डाइट करिए। देखिए इंडिया जो है ना एडिबल ऑयल का इंपोर्टर है। ये भी बहुत बड़ा नंबर है, मुझे भी आज तक नहीं पता था। जब मैंने इस पे रिसर्च करी तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई। बहुत बड़ा नंबर जो है इंडिया एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, चाहे वो पाम ऑयल हो, सोया हो, सनफ्लावर हो, ये सब लार्जली इंपोर्टेड है और बहुत बड़ा नंबर है। फार्मिंग पे उन्होंने कहा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज है उसको आधा कर दीजिए। फिर जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला भाई ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। और परचेज, यानी कि कोशिश करिए कि मेक इन इंडिया की चीजें खरीदे, क्योंकि जब आप मेड इन इंडिया चीजें खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपका भारत का कंजम्पशन बढ़ता है, भारत का डेवलपमेंट बढ़ता है, और जो है रुपी को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता डॉलर में। देखिए हम सब जानते हैं कि पिछले 1 साल में डॉलर के अगेंस्ट रुपी जो है वो बहुत मैसिवली स्लाइड हुआ है। तो अगर हम देखें तो जो डॉलर है वो रुपी के अगेंस्ट करीबन 11.5% अप्रिशिएट किया। ये बहुत बड़ा नंबर होता है भाई। इतना तो इंडियन मार्केट्स ने हमें रिटर्न्स ही नहीं दिया पिछले 1 साल में, जितना डॉलर जो है रुपी के अगेंस्ट अप्रिशिएट हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि जब डॉलर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अब डॉलर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कब होगी? जब आप कोई चीज इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और अगर आप घूमने जाएंगे तो भी डॉलर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो ये 7 चीजें जो है सरकार ने हमें कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि हमें करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमें अपने रुपी को डॉलर में कम से कम कन्वर्ट करना है। अब इसका फायदा क्या होगा या उसके रीजंस क्या हैं उसको समझने के लिए आइए कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आर्टिकल देखेंगे
जहां पे मनी कंट्रोल ने कहा है कि अगर हम हमारे प्रधानमंत्री की बातें मान लें तो इंडिया कुड सेव $45 बिलियन इन फॉरेक्स रिजर्व्स। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है हम $45 बिलियन उसमें बचा सकते हैं अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जी की बातों को मान ले। अब देखिए, अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिल्स पे बात करें, जो 5 बड़ी चीजें हमने देखी वहां पे, ठीक है, 7 एक्टिविटी है पर 5 बड़ी चीजें हैं। ओके, सबसे पहले यह समझिए कि जो हमारा ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है ना आज के दिन पे, वो करीबन $119.3 बिलियन है। यानी कि जो माल हम एक्सपोर्ट करते हैं वर्सेस जो माल हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें साल का $120 बिलियन का फर्क है, यानी महीने का $10 बिलियन का फर्क है। अब ये $10 बिलियन कहां से जाता है? ये $10 बिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व से जाता है। हमें $10 बिलियन जो है डॉलर खरीदने पड़ते हैं, रुपए बेचने पड़ते हैं, जिस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। अब अगर आप देखेंगे हमारे टोटल इंपोर्ट्स में से जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा टोटल इंपोर्ट्स जो है वो $979 बिलियन का है। मतलब मोटा मोटी 980 बिलियन, 970 से 980 बिलियन डॉलर का है, जबकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 860 से 870 बिलियन डॉलर का, वही 110 120 बिलियन डॉलर का गैप यहां पे आपको दिखता है। तो नेट डेफिसिट आपको 120 बिलियन डॉलर का दिख रहा है। तो ये जो 970-80 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें चार चीजें जो हैं वो 31% इंपोर्ट को फॉर्म करती हैं, और उस पे सबसे बड़ा नंबर है क्रूड ऑयल का, जो कि आज के दिन है $134 बिलियन। यानी कि आप सोचिए कि टोटल हमारे इंपोर्ट में से 15% सिर्फ क्रूड ऑयल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है भाई गोल्ड। गोल्ड $72 बिलियन का हमने पिछले साल इंपोर्ट किया। देखिए, गोल्ड इंडिया में नहीं है, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, जनरली साउथ अफ्रीका से मंगाना पड़ता है, दुबई के रूट से आता है, तो उस पे भी हमें डॉलर लगता है, क्योंकि ग्लोबली गोल्ड जो है वो डॉलर में डिनोमिनेटेड है। पर आउंस, पर ट्रॉय आउंस आपको पता है कि $4500 के आसपास चल रहा है अभी। तो ये डॉलर में है, तो हमें डॉलर देना पड़ता है, तब हमारे पास गोल्ड आता है। फिर अब वेजिटेबल ऑयल, जिस पे मैं बात कर रहा था, मुझे नहीं पता था भाई कि हमारा ऑयल भी जो है इतना ज्यादा बाहर से आता है। पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। साल का करीबन $20 बिलियन हम एडिबल ऑयल खा जाते हैं भाई। तो भाई थोड़ा मेरे को भी लगता है अपना वजन भी कम हो जाएगा इसी बहाने, और थोड़ा इंपोर्ट भी शायद कम हो जाए। आप क्या जो है करेंगे, योगदान करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और फर्टिलाइजर्स जिस पे बात कर रहे थे हमारे ऑनरेबल पीएम, कि भाई उसको भी कम कीजिए, उसमें भी ऑर्गेनिक यूज करिए, क्योंकि यहां पे $14.5 बिलियन का भी वो इंपोर्ट है। तो ये कुल मिला के अगर आप देखें, ये चार चीजों का जिस पे मोदी जी ने फोकस किया है, तो वो $241 बिलियन का होता है। $241 बिलियन का टोटल इंपोर्ट सिर्फ इन्हीं चीजों का है। अब जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, लड़ाई हुई है, तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा जब भारतीय लोग बाहर जाते हैं, खर्च करते हैं, जब ट्रिप्स पे जाते हैं, तो भाई वो भी कोई छोटा नंबर नहीं है, वो तीसरा नंबर है एक्चुअली, क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं माना जाता है, इसलिए वो लिस्ट में नहीं आ रहा। पर यहां पे ओवरसीज ट्रैवल भारत का $31.7 बिलियन का, यानी कि हम बाहर जाते हैं और $31.7 बिलियन खर्च करके आ जाते हैं। उतने कोई इंडिया में टूरिज्म में घुमा दे तो भाई देखो हम कहां पहुंच जाएंगे, बट ठीक है, जो भी है, अभी $31.7 बिलियन हम खर्च करें। तो इन्हीं चीजों पे उनका फोकस है कि भाई कोशिश करें ताकि पैसा इधर बाहर ना जाए हमारा। अब भाई जब हमने ये सातों रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी की समझ ली है कि हमें गोल्ड नहीं खरीदना है एक साल, हमें फॉरेन वेकेशन कैंसिल करनी है, वर्क फ्रॉम होम करना है, फर्टिलाइजर यूज को रिड्यूस करना है 50% से, एडिबल ऑयल कंजम्पशन को कम करना है, स्विच टू मेट्रोज एंड ईवीज, और बाय मेड इन इंडिया। तो ये क्यों हुआ है हमने बात करी। देखिए, गोल्ड का जो इंपोर्ट है ना, दर बदर साल बाय साल बढ़ रहा है, वो देख रहे हैं। तो यहां देखिए FY23 में ये नंबर $35 बिलियन था, और आज FY26 में ये नंबर जो है करीबन $72 बिलियन है। उसके साथ साथ हम सिल्वर को भी इंपोर्ट करते हैं जो $12 बिलियन का है। तो अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर मिला के हम साल का $84 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बाहर। और ये सारा गोल्ड और सिल्वर जो फिजिकल फॉर्म में आके पड़ा होता है भाई, ये कहीं यूज भी नहीं होता, ठीक है, ये सारा जो है फंस जाता है, इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं देता है। अब गोल्ड से भी ज्यादा हमने देखा कि सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है क्रूड ऑयल का। अब क्रूड ऑयल में अगर आप देखें कि एक 4 मई के आसपास $104 पर बैरल था, अभी करीबन $113 पर बैरल है। और अगर एक बैरल पे $10 का प्राइस बढ़ता है, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो 13 से 14 बिलियन डॉलर साल का बढ़ जाता है, यानी महीने का $1 बिलियन के आसपास बढ़ता है। अब आप सोचिए, जो चीज 60 थी वो 100 हो गई, तो हमारा बिल, क्रूड ऑयल का बिल महीने का $4 बिलियन एक्स्ट्रा हो चुका है। $4 से $5 बिलियन अब हम ज्यादा पर मंथ खर्च कर रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 2026 में, FY2026 में हमें $40 से $50 बिलियन, वही जो मैंने कहा कि $4 से $5 बिलियन पर मंथ का एक फटका पड़ सकता है। और ये अनएक्सपेक्टेड फटका है, हमारे को पता नहीं था कि इस तरीके से मार्केट जो है तेजी से प्राइस बढ़ जाएगा ऑयल का, बट जो है अब सिचुएशन है उसको हैंडल तो करना ही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बुरा हाल है, वो बेयरली ओपन है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो जनरली वहां से 3000 वेसल्स पर मंथ जाते थे, आज वहां से सिर्फ 191 वेसल्स पर मंथ ही जा पा रहे हैं।
तो यानी मात्र 6 से 7%, 93% वेसल्स जा नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो रही है। अब यहां पे देखेंगे इंडियाज डिपेंडेंस ऑन हॉर्मूज क्रूड ऑयल के लिए 45% है, नेचुरल गैस के लिए 60% है, एलपीजी के लिए 60% है। तो आप यहां देख रहे हैं कि इंडिया में भी अब क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब में प्रॉब्लम हो रही है, सिलेंडर मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। रिसेंटली सिलेंडर के जो भाव है बढ़ा दिए गए थे। पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव अभी तक इंडिया में नहीं बढ़ा है, रादर बाकी सब कंट्रीज में 25 से 60% तक बढ़ गया, पर इंडिया में अभी तक ये नंबर नहीं बढ़ा है। बट अब शायद क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हो गया, पता नहीं कब तक गवर्नमेंट झेलेगी, क्योंकि उन्होंने पीछे पेट्रोल पे 10 रुपए पर लीटर जो है वो अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, डीजल पे करीबन 13 रुपए लीटर कम कर दी थी। डीजल पे ज्यादा इसलिए करी क्योंकि डीजल का इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। डीजल व्हीकल से सारा लॉजिस्टिक्स कंट्रोल होता है, लॉजिस्टिक्स की वजह से ही हमें हमारा खाना मिलता है, पीना मिलता है, फल मिलते हैं, जो भी सब्जी मिलती है। उसके अलावा बाकी भी जो चीजें हैं, जब हम अमेजोन से कुछ मंगा रहे हैं, सामान इधर से उधर हो रहा है, कोई स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है, तो ज्यादातर जनरली रोड ट्रांसपोर्ट पे डीजल सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसलिए डीजल पे गवर्नमेंट ने मैसिव कंप्लीटली एक्साइज ड्यूटी को कट कर दिया था। अब देखिए, दुनिया की जो सबसे बड़ी एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने भी कह दिया कि द लार्जेस्ट सप्लाई डिसरप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल ऑयल मार्केट। इस इवेंट को उन्होंने लार्जेस्ट सप्लाई डिसरप्शन कहा है, और उन्होंने यह भी कहा कि ये ग्रेटेस्ट ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज है हिस्ट्री। देखिए, आप समझिए कि सारी कंट्रीज जो है ना, वो इसी छोटे से 31 किलोमीटर के पट्टे पे ही डिपेंड करती थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। ग्लोबल 20 से 25% का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट था वो यहीं से निकलता था ग्लोबल लेवल। तो ये बहुत बड़ी इशू हुआ है, और इंडिया को ज्यादा फटका लगा, क्योंकि इंडिया का ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है डिपेंडेंस इस पे था। अब देखिए, भारत के पास ना रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व्स क्या होते हैं? हमारे पास डॉलर रिजर्व्स पड़े होते हैं। वो पीछे बहुत बड़ा नंबर था, करीबन $700 बिलियन के आसपास था, पर ये नंबर जो फरवरी में $729 बिलियन था, वो गिर के अब $690 बिलियन हो गया, करीबन $30 बिलियन कम हो गया 4 महीने में, मतलब करीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर पर मंथ कम हो रहा है। पिछले 12 महीने में ये 10% नीचे गिरा है। अकेले मार्च में $12 बिलियन का एफआईआई आउटफ्लो हुआ है। जब एफआईआई आउटफ्लो भी होता है, तब भी हमारे जो है जो रिजर्व्स होते हैं वो कमजोर होते हैं। आरबीआई का नंबर बता रहा है कि 11 महीने के हमारे पास रिजर्व्स हैं, अभी भी हमारे को 11 महीने टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो अचानक से हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है, एक्सपोर्ट तो उतना ही रह गया, इंपोर्ट बढ़ गया है, उस वजह से वो 11 महीने नहीं, वैसे ऐसा लग रहा है कि 9 महीने के ही रिजर्व्स है हमारे पास। अब सोचिए, जो हमारा ये रिजर्व का नंबर $690 बिलियन है, वो चाइना का करीबन 3.5 ट्रिलियन है, यानी कि हमसे 6 गुना ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि जिस तरीके से हम महीने का करीबन 15 से 16 बिलियन डॉलर नेट लॉस करते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, हमारा इंपोर्ट जो है $16 बिलियन ज्यादा है, उनका एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज्यादा है। तो उनका कभी भी ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है कि उनका रिजर्व कम होता है, उनका रिजर्व हमेशा भरता ही रहता है। दो पीछे कुछ सालों में इंडिया ने रिजर्व्स को बहुत तेजी से भरा है, बट अब हमारा टेस्ट आ गया है, हमारे पास सिर्फ 9 महीने के आसपास का ही पैसा भरा है। अब क्या क्या और किया जा सकता है? देखिए, अगर गोल्ड को हम कन्वर्ट करें, हमारे पास जो गोल्ड पड़ा है ना, जो हाउस होल्ड गोल्ड पड़ा है, अगर उसकी वैल्यू निकाली जाए ना, तो करीबन $2.5 ट्रिलियन की वैल्यू है जो हमारे घर में गोल्ड पड़ा। मेरे घर में नहीं है इतना, मतलब सारे हाउस होल्ड में है। आपके पास कितना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर किसी को जानते हो जिसके पास बहुत गोल्ड पड़ा है वो भी बता देना। तो $2.5 ट्रिलियन अपने आप में एक इकोनॉमी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है। तो इतना गोल्ड जो है हमारे पास पड़ा है, पर इसका आप एक्चुअल रीजन देखेंगे या एक्चुअल चीज देखेंगे, वो ये है कि $2.5 ट्रिलियन का इंडिया का पैसा फंसा हुआ है, हमारे पास है, हमारे घर पे है, ज्वेलरी के फॉर्म में है, या फिर बार या सिक्कों के फॉर्म में है, पर मार्केट में रोटेट नहीं हो रहा। और क्योंकि मार्केट में रोटेट नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती है इससे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का, कि सारा गोल्ड जो है वो पड़ा तो हुआ है, बट वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो आई होप अब आपको सबको क्लैरिटी हो गई होगी कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल है वो क्या है। इफेक्टिवली हमारे डॉलर हाथ से जितना जितना ज्यादा जाएगा, हमारा रुपये उतना कमजोर होगा और उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, गिरेगी। इसलिए ये हमसे रिक्वेस्ट की गई है। पर जैसे ये रिक्वेस्ट की गई, तो सबसे पहले जो है ज्वेलरी सेक्टर में हाहाकार मच गया। अगर मैं ज्वेलरी सेक्टर में दिखाऊं, तो कल्याण ज्वेलर्स, जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है ज्वेलरी सेक्टर की, वो आज एक दिन में 9.23% गिरी है। वहीं टाइटन जैसी कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी है, तनिष्क उनका ब्रांड है, 6.83% गिरी है। एक और बहुत बड़ा प्लेयर थंगामाइल ज्वेलरी, वो गिरा है करीबन 6%। सेंको गोल्ड, जो वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेलर्स है, उसका शेयर प्राइस गिरा है करीबन 8%। तो आज जो है इस न्यूज को सुनने के बाद, क्योंकि अब आप सोचिए कि ये बोला जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा कि भाई अगले 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए, जिस वजह से यहां पे इमीडिएट रिएक्शन हमें स्टॉक मार्केट में देखने मिला है। अब देखिए, नवंबर से फरवरी का जो महीना आने वाला है, अभी तो मई चल रहा है, बट नवंबर से फरवरी का जो महीना आएगा वो सीजन होता है शादियों का, और उस टाइम पे अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस चालू रही, तो 1 से 1.5 लाख करोड़ तक का नुकसान फेस करा जा सकता है इन ज्वेलरी कंपनीज के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। सिर्फ एक जो स्टेटमेंट है मोदी जी ने दिया कि भाई अगले 1 साल तक गोल्ड मत खरीदना, उसका इतना बड़ा इंपैक्ट आपको दिख सकता है। वैसे और क्या क्या किया जा सकता है, उस पर भी बात करते हैं, और क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले
आपको याद होगा कि पहले गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होती थी, फिर उसको कम करके 6% कर दिया है, वो वापस 6 से 10-12% की जा सकती है, जिस वजह से थोड़ा सा लोग जो है डिस्करेज होंगे गोल्ड खरीदने से। टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड ऑन सोर्स, जो फॉरेन टूर पैकेजेस पे पीछे कम कर दिया गया था, वो बढ़ा दिया जा सकता है, क्योंकि अगेन जैसे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बढ़ता है तो एक ऐसा नहीं है कि कॉस्ट बढ़ती है, पर कैश फ्लो बढ़ जाता है। तो अगर आपको 10 लाख रुपए की ट्रिप करनी है तो आपको 2 लाख रुपए हो सकता है सरकार को टीसीएस जमा करना पड़ेगा, जिस वजह से आप सोचते हो कि ठीक है यार बाद में कर लेंगे, कौन 2 लाख रुपए ज्यादा जमा करेगा। ठीक है। एफसीएनआरबी रेट स्वीटनर्स, यानी कि जो फॉरेन करेंसी में यहां पे नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स आते हैं, जो मैं एनआरआईज डिपॉजिट करते हैं, उनको थोड़ा सा बेटर डील दी जा सकती है, बेटर इंटरेस्ट दिया जा सकता है, जिससे डॉलर इंडिया में आ जाए। और अगला है हायर एलटीवी रिस्ट्रिक्शंस ऑन गोल्ड लोन्स, यानी कि गोल्ड पे ना बहुत बड़े अमाउंट का लोन ना दिया जाए, तो ये आपको रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा इसका भी आपका गोल्ड जो है लोग लेके लोन ना लेने लग जाए। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को जो है रीलॉन्च करना चाहिए कि आप गोल्ड हमारे पास रख दीजिए और हम आपको साल का 2%, 1%, 2% ब्याज देते रहेंगे उस पर। एलआरएस लिमिट, जो आज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, हम देश के बाहर पैसा भेज पाते हैं, नैस्डैक में ये सब जगह लगा सकते हैं, वो एज ऑफ नाउ $2.5 लाख है, वो कम की जा सकती है। वैसे आपको बता दूं कि चाइना की जो एलआरएस लिमिट है वो $50,000 है साल की, और इंडिया की जिसकी करेंसी इतनी वीक है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, हमारी $2.5 लाख है। तो एज इट इज हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा नंबर है ये, तो ये एक देखा जा सकता है। और एनआरआई डिपॉजिट्स पे फोकस किया जा सकता है, न्यू विंडो दी जा सकती है, थोड़ा सा उनको बोला जा सकता है कि अगर आप नया पैसा भेजोगे तो हम आपके रेट्स बेटर कर देंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिसे यूज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, अपार्ट फ्रॉम जो 7 रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की है। देखिए एंड में आपको क्या करना है, पहली चीज जो हमेशा मैं कहता हूं, आपको अपनी एसआईपीस बंद नहीं करनी है, ठीक है, पर इस टाइम पे आपको अपना कैश प्रिजर्व भी करना है। अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ा दीजिए, अगर आपका 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो 9 महीने का कर दीजिए, 10 महीने का कर दीजिए, क्योंकि अगर ये वॉर नहीं सुलझी कुछ समय तक तो मार्केट्स हो सकता है और नीचे जाएंगी, और जब मार्केट्स नीचे जाएंगी तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल आउट नहीं कर पाओगे, मौका होगा इन्वेस्ट करने का, आपके पास कैश भी नहीं होगा। इसलिए एसआईपी मत रोकिए, अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ाते रहिए, बेटर करते रहिए। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन हो सके तो करिए, क्योंकि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करते ही आप जो है डॉलर में खरीदना चालू करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन पर और वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ भाई, इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म दिखानी पड़ती है, देश को जब जरूरत होती है तो हम सिर्फ जो है सैनिकों पर निर्भर नहीं करते हैं कि सिर्फ सैनिक आके ही हमें बचाएंगे। एज अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जब शास्त्री व्रत अनाउंस हुआ था, लोगों ने व्रत किया था। जब 1965 में गोल्ड मांगा गया था युद्ध के दौरान, तो गोल्ड दिया गया था। निजाम ऑफ हैदराबाद ने करीबन 425 केजीज गोल्ड जो है सरकार को दिया था, ताकि वो युद्ध लड़ सके। तो इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म इज रियल माय फ्रेंड्स। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप जो है किस तरीके से भारत का सपोर्ट करेंगे, कौन सी इन 7 चीजों में से आप इनिशिएटिव लेंगे, और जो मुझे सबसे अच्छा आंसर लगेगा उसको मैं पिन टू टॉप जरूर कर दूंगा। ये वीडियो जो है सारे दोस्तों को भेज देना, ताकि उनको रियलिटी पता चल सके, भारत की सिचुएशन का पता चल सके। और देखिए, परिवार जो होता है ना, वो तभी साथ आता है जब आपदा विपदा होती है। जब हम सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, तब ठीक है, बट जब ऐसी आपदा विपदा आ जाए जो ग्लोबल स्केल की हो, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं हो, तो भाई आपको भी एज अ फैमिली मेंबर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हर बार सिर्फ हम सरकार की तरफ नहीं देख सकते कि भाई सरकार ही हमें बचाएगी, या सेना की तरफ देख लें कि सेना हमें बचाएगी। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। अगर आपको वीडियो और मेरी बात दोनों पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट वीडियो। इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म को फॉलो करते हुए, जय हिंद, जय भारत।